नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बी सिविल पर। दोस्तों, नीति शास्त्र पढ़ रहे हैं हम और इसमें काफ़ी सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। प्रशासनिक मूल्य इसका जो टॉपिक है उसको इसका फर्स्ट पार्ट हमने कवर कर लिया था। आज उसका सेकंड पार्ट हम शुरू करने जा रहे हैं, जो है सत्यनिष्ठा और सत्यनिष्ठा का दार्शनिक आधार। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सत्यनिष्ठा क्या होती है, इसका दार्शनिक आधार क्या है, प्रशासन में इसका क्या उपयोग है, और उसके बाद इस पूरे टॉपिक पे आधारित हम प्रश्न देखेंगे, कैसे उनको सॉल्व किया जाता है ये भी देखेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था जो प्रशासन के जो मेन बुनियादी मूल्य कौन कौन से होते हैं। तो इसमें वस्तुनिष्ठता होता है, निष्पक्षता होती है, समानुभूति होती है, सहानुभूति होती है, करुणा, सहिष्णुता, समर्पण, तटस्थता, ये सारे हैं। और इनमें सबसे इम्पोर्टेंट जो मूल्य है वो है सत्यनिष्ठा। सत्यनिष्ठा मतलब अपने मन, वचन और कर्म तीनों में एक रूपता लाना, यानी इंटीग्रिटी होती है। इंटीग्रिटी का मतलब होता है इंटीग्रेशन करना, यानी जैसा आपके मन में है वही आपके जो है वो वचनों में होना चाहिए, और जैसा आप बोलते हो कि भाई सत्य बोलना चाहिए, इस तरह से बोलते हो, तो आपको रियल में कर्म भी ऐसा ही करना चाहिए। तो मन, वचन, कर्म तीनों में एक रूपता स्थापित करने वाला जो मूल्य है वो है सत्यनिष्ठा। और ये सिविल सेवा का सबसे आवश्यक मूल्य है, मतलब सबसे इम्पोर्टेंस जो इस मूल्य को दी गई, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस है वो इस मूल्य को दी गई है। भले ही आप में दूसरे मूल्य जो है वो नहीं हो, वो मूल्य धीरे धीरे विकसित हो जाएंगे, लेकिन अगर आप में सत्यनिष्ठा का मूल्य नहीं है तो ये एक अच्छा नहीं माना जाता। जैसे वॉरेन बफेट ने एक डायलॉग बताया था कि किसी भी जॉब के लिए आप जो कार्मिक सेलेक्ट करते हैं तो उनमें आप तीन चीज़ें देखते हो। एक तो उसमें जो है वो एनर्जी देखते हो, यानी कितना ऊर्जावान है, और एक उसमें बुद्धिमत्ता कितनी है, और एक जो तीसरा गुण है वो सत्यनिष्ठा, यानी कि वो कितनी उसमें इंटीग्रिटी का गुण है या ऑनेस्ट कितना है, ये देखते हो। अगर उस व्यक्ति में अगर तीसरा गुण नहीं है, सत्यनिष्ठा नहीं है, तो वो अपने पहले दो गुण हैं, कौन कौन से, बुद्धिमत्ता और जो उसकी एनर्जी, उसके कारण आपको समाप्त कर सकता है। यानी जैसे आपने किसी कंपनी में कोई व्यक्ति को लिया, तो अगर उसमें जो है वो एनर्जी बहुत है और उसमें जो है वो बुद्धि भी बहुत है, लेकिन वो सत्य नहीं बोलता है, झूठ बोलता है, और आपके जो कंपनी की इन्फॉर्मेशन वगैरह है वो दूसरी जगह पहुंचाता है, तो वो आपकी कंपनी को बर्बाद कर सकता है। जो भी आपकी जो संस्था है, कंपनी हो सकती है, आपकी शॉप हो सकती है, आपकी जो सरकारी संस्था हो सकती है, कहीं पे भी अगर व्यक्ति सत्यनिष्ठ नहीं है तो वो संस्था को बर्बाद कर सकता है। ये सत्यनिष्ठा की इंपॉर्टेंस है, मतलब सत्यनिष्ठा होनी बहुत ज़रूरी है। अगर बुद्धिमत्ता भले ही कम होगी, एनर्जी थोड़ी सी कम होगी, लेकिन सत्यनिष्ठा नहीं होगी ना, तो मतलब बहुत घातक हो सकता है। सत्यनिष्ठ होगा तो उसमें दोनों गुण कम होंगे तो भी चल जाएगा, वो धीरे धीरे उसको एडजस्ट करके मैनेज कर लेगा, ठीक है। और सत्यनिष्ठा से दूसरे मूल्य भी जो उससे डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। तो सत्यनिष्ठा को अगर अपन देखें तो ये एक सर्वोच्च नैतिक मूल्य होता है, जिसमें व्यक्ति जो है अपने मन, वचन और कर्म तीनों में सुसंगतता रखता है, यानी कि तीनों का इंटीग्रेशन करता है। जैसा उसके मन में है वही उसके जो है वचनों में आता है, और वही उसके कर्मों में भी झलकता है, ठीक है। मतलब केवल जो है वादे नहीं करता कि मैं ये सत्य बोलना चाहिए, वो सत्य बोलता भी है और उस पर पूरा स्टक रहता है। ये जो है सत्यनिष्ठा का मतलब एक बेसिक होता है। अगर आप परिभाषा लिखने के लिए बोले तो आप ऐसा लिख सकते हो कि सर्वोच्च नैतिक मूल्य जिसके अंतर्गत व्यक्ति अपने मन, वचन, कर्म तीनों में सुसंगतता रखते हुए विश्वासों और मानकों का एकीकरण करता है, उसको सत्यनिष्ठा बोलते हैं। ये परिभाषा एकदम, इसको रटने की जरूरत ही नहीं है, आपको मन, वचन, कर्म याद रखना है, और विश्वास जो भी उसकी विश्वास है और मानक जो भी स्टैंडर्ड्स है उनमें एकीकरण करता है। एकदम सिंपल लैंग्वेज में बोले तो सत्यनिष्ठा जो है सत्य के प्रति निष्ठा रखना और उसी के अनुरूप व्यवहार करना, वो सत्यनिष्ठा होती है, ठीक है। मतलब कथनी और करनी में आपके अंतर नहीं होना चाहिए। अब आप कैसे पहचान करते हो कि व्यक्ति सत्यनिष्ठ है कि नहीं है? तो एक तो उसके कुछ निश्चित नैतिक सिद्धांत होते हैं कि मैं जैसे झूठ नहीं बोलता, मैं किसी दूसरे को धोखा नहीं देता, ये सिद्धांत होते हैं, और वो सिद्धांतों पे जो है उसको पूरा फॉलो करता है उसको, ठीक है। इसके अलावा उन सिद्धांतों का सोपान क्रम भी होता है। सोपान क्रम का मतलब कि हर चीज़ की प्रायोरिटी तय होती है, कि जैसे अगर कहीं भी जैसे डायलेमा आ जाता है या कोई भी दिक्कत होती है, तो मैं उसमें जो है वो किस चीज़ को प्राथमिकता दूंगा। जैसे सबसे पहले जैसे मैं सार्वजनिक जो है ड्यूटी पे हूँ अगर, तो सबसे पहले मैं जो है मेरा काम है कि मेरे जो उस ड्यूटी के जो कर्तव्य हैं उनको फॉलो करूँ, ठीक है। उसके बाद मैं जो है मेरे पर्सनल जो भी है उनको फॉलो करूँ, इस तरह से होगा पूरा। और ऐसे ही जो है अगर उसमें जो कानूनों में भी उसमें अगर जो कुछ उसमें डायलेमा आ जाता है, तो वो पूरा डिसाइड करता है कि भाई मैं पहले संविधान को जो है महत्व दूंगा, ठीक है। उसके बाद मैं जो है
जो नियम विनियम है उनको मैं महत्व दूंगा, सॉरी जो लॉ है उनको महत्व दूंगा, ठीक है। लॉ के बाद में नियम विनियम को महत्व दूंगा, उसके बाद कुछ और सिद्धांत होंगे उनको महत्व दूंगा, और उसके बाद नहीं होगा तो मैं अंतरात्मा की आवाज़ को सुनूंगा। इस तरह की जो ये पूरी एक हायरार्की होती है, पूरा एक सोपान क्रम होता है। तो ये नैतिक सिद्धांतों का पूरा एक सोपान क्रम होता है, उसके अकॉर्डिंग ही वो काम करता है, ठीक है। तो सत्यनिष्ठा में क्या क्या होता है, एक तो जो है उसके निश्चित नैतिक सिद्धांत होता है, इन सिद्धांतों का सोपान क्रम तय होता है, और इसके अलावा जो इनमें सुसंगतता पाई जाती है, मतलब कि जैसा कह रहा है वैसा वास्तव में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो भी ध्यान रखता है, बहुत जरूरी होता है, ठीक है। इसके अलावा जो है जो भी सिद्धांत है उनका आधार भी वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव, यानी कि है तो है, मतलब ये कि भाई फिक्स है कि जैसे ए संस्था के लिए ये सिद्धांत है तो बी संस्था के लिए भी यही सिद्धांत होने चाहिए। ऑब्जेक्टिव का मतलब ये होता है कि ABCD बस ये सब जगह फिक्स रहेंगे, वो वाली है। तो वस्तुनिष्ठ मतलब कि ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए उसमें, ठीक है। यूँ नहीं कि जो है व्यक्ति व्यक्ति के साथ वेरी नहीं करना चाहिए। तो सिद्धांतों का जो है वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, और प्रत्येक स्थिति में इनका जो है पालन करना भी अनिवार्य होना चाहिए। तो ये सत्यनिष्ठा के जो है वो मतलब पहचान की शर्तें होती है। तो निश्चित सिद्धांत होते हैं, उनका सोपान क्रम होता है, वस्तुनिष्ठा होती है, और प्रत्येक स्थिति में इनमें पालन करने का गुण होना चाहिए, ठीक है। हालांकि कई बार जो है पूरी तरह से 100% सत्यनिष्ठा का पालन नहीं किया जा सकता, लेकिन आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि मैक्सिमम पॉसिबल जो है उसका पालन किया जाना चाहिए, ठीक है। अब सत्यनिष्ठा से लाभ क्या होते हैं, एक व्यक्ति अगर सत्यनिष्ठा का पालन करता है तो उससे क्या क्या हो सकता है उसका। तो एक तो जो है उसका ये कोई भी व्यक्ति सच बोलता है, मतलब आप जो सिद्धांतों का पक्का होता है कि जो जो चीज़ है वैसी ही बताएगा, तो व्यक्ति उस पर विश्वास कर सकता है कि हाँ ये बंदा जो है वो मतलब मैन ऑफ वर्ड्स है ये, ठीक है। तो हर कोई उसका विश्वास करेगा, फिर उसके सम्मान में भी वृद्धि होगी, क्योंकि वो जो है सही बात बोलता है तो लोग उसका सम्मान करेंगे। मतलब वो दोहरे मानदंड नहीं रखेगा कि मेरे लिए अलग और दूसरों के लिए अलग, इस तरह से नहीं होगा। जो चीज़ जो है एक व्यक्ति के लिए वही दूसरे के लिए रखेगा, तो समाज में, संस्था में, सब जगह उसकी जो है सम्मान बढ़ेगा। और अगर कोई व्यक्ति सच बोलता है, किसी दूसरों को भला करता है, जो चीज़ नियमों में है उसी के अकॉर्डिंग काम करता है, तो उसको खुद को भी संतुष्टि होती है कि भले ही दुनिया कुछ भी है, मैं तो मेरे हिसाब से काम करता हूँ, तो मुझे खुद को जो है सेल्फ सेटिस्फेक्शन है, ठीक है। तो उसके आत्मसंतुष्टि में भी वृद्धि होती है। आत्मसंतुष्टि में वृद्धि होती है तो मतलब जैसे कोई सिविल सर्वेंट है, उसको एक निश्चित काम दिया गया है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग वो काम करता है। जो भी जैसे कोई सरकार ने योजना बनाई है, जैसे महिलाओं के लिए कोई योजना बनाई है, ठीक है, तो उसमें जैसे कि सरकार ने ये डिसाइड कर रखा है कि जैसे ये पात्रता इतनी एज होनी चाहिए, ये राजस्थान की मूल निवासी होनी चाहिए, ये सब चीज़ें हैं। उसके अकॉर्डिंग अगर कोई महिला होती है तो उसको जो है आप लाभ दो, ठीक है। अब वो उसके अकॉर्डिंग काम करता है पूरा अच्छे से, और वास्तव में जो लाभार्थी जिनको लाभ मिलना चाहिए उनको लाभ देता है, तो उसको खुद को संतुष्टि होती है कि जो मैंने नियमों में था, जो मैं कृत्य करता हूँ वो वास्तव में सही है। तो सत्यनिष्ठा यानी कि जैसा नियम के अकॉर्डिंग करता है ना, तो उसको आत्मसंतुष्टि होती है कि कम से कम मैंने समाज के एक व्यक्ति का तो भला किया, ठीक है। तो ये जो है उसके खुद के आत्मसंतुष्टि में वृद्धि होती है, और जब इस तरह से वो काम करता है तो समाज में भी उसकी जो है पूछ बढ़ती है, उसकी जो सम्मान में वृद्धि होती है। कई सिविल सर्वेंट होते हैं जो काफ़ी अच्छे जो है आगे बढ़ के काम करते हैं, जैसे आजकल राजस्थान में बहुत सारी पहले चल रही है, मतलब प्रशासन जो है आगे आगे कोई काम करता है। जैसे अभी आपने थोड़े दिन पहले सुना होगा कि इंदिरा गांधी जो ये रसोई योजना है, उसके अंदर जालोर के जो कलेक्टर श्री निशांत जैन है, उन्होंने जो है बर्थडे के अवसर पे जो है लोगों को खाना खिलाने का, अच्छी क्वालिटी का खाना खिलाने का संकल्प लिया। ऐसे ही जैसे एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम हो गया, सक्षम अलवर अभियान डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने चलाया, ठीक है। इस तरह के जो अभियान चलते हैं, प्रकाश एक अभियान है, तो ये जो है मतलब प्रशासक द्वारा सत्यनिष्ठ तरीके से आगे आगे जो है काम करने की ये जो पहले है, तो ये उनको खुद को भी आत्मसंतुष्टि देती है, और प्रशासन में, समाज में भी उनकी जो है रेपुटेशन बढ़ती है। तो सत्यनिष्ठा जो है आपको आपके खुद के संतुष्टि में वृद्धि करती है, समाज के जो उस नज़रों में भी आप जो है वो आपकी सम्मान होता है, ठीक है। आपकी खुद की निष्पादन क्षमता भी बढ़ जाती है। आप काम अच्छे से अच्छा करना चाहो तो और ज़्यादा आपको इंटरेस्ट आता है कि अरे यार ये तो बहुत अच्छा काम है। तो आप ये नहीं देखते कि अब जो है रात को जो है वो शाम को 6 बज गए मैं घर जाऊँ, नहीं, आप जो है आपको लगेगा कि नहीं किसी और का भला कर लूँ। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा काम करोगे तो आपका जो आउटपुट है वो भी ज़्यादा आएगा, ठीक है। और आपकी जो जवाबदेही, लोक प्रशासन में जो कल्याणकारी राज्य की स्थापना का लक्ष्य ले रखा है, वो सारे जो है वो प्राप्त करने में आसानी होती है, ठीक है। तो ये सत्यनिष्ठा के लाभ होते हैं। उसके बाद जो है सत्यनिष्ठा के टाइप क्या होते हैं, सत्यनिष्ठा कितने प्रकार की होती है, तो ये देखो, जैसे एक तो व्यक्ति के स्तर पर होती है, यानी व्यक्ति जो है वो कहाँ कहाँ पे सत्यनिष्ठा का पालन करता है वो, और एक जो है वो किस संस्था के स्तर पर होगी, ठीक है, किसी पेशे के स्तर पर भी हो सकती है, इस तरह से होगी। तो व्यक्ति के स्तर पर क्या होगी, व्यक्तिगत स्तर पर यानी कि उसके बुद्धि में जो बौद्धिक सत्यनिष्ठा होगी, यानी कि मतलब मन वचन कर्म से जो चीज़ है वो उसको फॉलो करना, ठीक है।
अपने जो खुद के वैयक्तिक नियम होते हैं उनमें सत्यनिष्ठा का पालन करना, पारिवारिक जो निजी ज़िंदगी होती है उनमें सत्यनिष्ठा का पालन करना, ठीक है। इसके अलावा पैसे की सत्यनिष्ठा भी होती है। पैसे की सत्यनिष्ठा ये है कि जैसे कोई व्यक्ति कोई कंपनी प्रोडक्ट बनाती है या कोई ऐसे जो कोई दुकान लेके बैठा है, तो पेशेवर सत्यनिष्ठा ये होती है कि उसको जो है उसमें जो भी अच्छी क्वालिटी का जो इन्वेंट्री है वो यूज़ करे, लोगों को अच्छा माल प्रोवाइड करे, उसमें मिलावट नहीं करे, तो ये भी एक प्रकार की सत्यनिष्ठा ही होती है, ठीक है। नैतिक सत्यनिष्ठा यानी कि समाज के अकॉर्डिंग आपने जो समाज ने जो एथिकल रूल बना रखे हैं उसके हिसाब सत्यनिष्ठ रहना, यानी उनको पालन करना, वो नैतिक सत्यनिष्ठा होती है। कलात्मक सत्यनिष्ठा यानी कि जो कलाकार होते हैं जैसे कि बॉलीवुड एक्टर्स हो गए, क्रिकेटर्स हो गए, और भी जो बड़े कलाकार जिनकी समाज में पूछ होती है, तो उनको भी सत्यनिष्ठ होना चाहिए। मतलब ये कई बार ऐसे क्लेम करते हैं कि फेयर एंड लवली लगाइए और 2 दिन में गोरा बनिए, तो इस प्रकार के जो है क्लेम नहीं करने चाहिए। जैसे केस किंग तेल लगाइए और जो है बाल उगाइए। जो केस किंग का एडवर्टाइज करती है उनका खुद के जो हस्बैंड के बाल नहीं है, तो ये इनको ध्यान रखना चाहिए कि इस तरह के जो है ना ये कृत्य नहीं करने चाहिए। आप जो प्रोडक्ट क्लेम करते हो वास्तव में लोगों को बता, क्योंकि आपका समाज में इन्फ्लुएंस है, समाज आपकी बात मानता है, तो आपका भी कम से कम इतना दायित्व होता है कि जो गलत प्रोडक्ट होते हैं ना उनका कम से कम जो है वो इंडोर्स नहीं करे। जैसे कि पेप्सी वगैरह जो ये ठंडे ये क्या कहते हैं इसको, थम्स अप वगैरह जो आते हैं, तो इनके प्रति कई जो ये एक्टर्स होते हैं वो बोलते हैं कि नहीं हम इनका एड, जैसे अमिताभ बच्चन ने कह रखा है कि मैं जो है जो भी ये बेवरेज होते हैं जो कार्बोनेटेड बेवरेज, इनका मैं ऐड नहीं करूँगा, तो ये उनकी सत्यनिष्ठा का हो गया। लेकिन कई ये जो एक्टर्स होते हैं वो पैसे कमाने के चक्कर में उनका ऐड कर लेते हैं, और जबकि वो रियल में स्वास्थ्य के लिए ख़राब होते हैं। तो एक कलाकार का भी एक दायित्व होता है कि वो समाज के अच्छी जो भी बातें होती हैं वही बातें बोले, गलत बातें जो है समाज में नहीं बोले, ठीक है। तो ये कलाकार की सत्यनिष्ठा होती है। समाज इस तरह पर सत्यनिष्ठा यानी कि समाज के जो भी नॉर्म्स होते हैं उनका फॉलो करे, ठीक है। अपने संगठन के प्रति जो संगठन की जो नियम होते हैं, जो उसके जो है कोड ऑफ कंडक्ट होता है उसका फॉलो करे, वो एक संगठन के स्तर की सत्यनिष्ठा होती है, ठीक है। खुद के प्रति जो व्यक्ति में मतलब कि जो आपने खुद ने सिद्धांत बना कि मैन ऑफ वर्ड्स हो आपकी भी, मैं सच बोलता हूँ या मैं समय पे कहीं पे पहुँचता हूँ या पहुँचती हूँ, मैं किसी को दूसरों को दुख नहीं देता हूँ, मेरे निजी जीवन में भी जो है मैं जो मानक होते हैं उनका पालन करने की कोशिश, तो ये व्यक्तिगत स्तर की होती है, ठीक है। तो इस प्रकार की जो है ये सत्यनिष्ठा होती है। पेशेवर यानी कि जो पैसे के जो भी मूल्य होते हैं उनका पालन करना। कलात्मक यानी जो कलाकार को वही बात बोलनी चाहिए जो मतलब वो वास्तव में सोचता हो, किसी के अन्य के दबाव में जो है कि वो बात नहीं करे, या फिर केवल जो धन के लाभ के लिए, आर्थिक लाभ के लिए वो काम नहीं करे, ठीक है। ये होता है। छवि की सत्यनिष्ठा यानी कि कोई भी जैसे ऐसा कोई ब्रांड है तो उस पे जो वो लगाता है, वो रैपर लगाता है या जो एडवर्टाइज में जो क्लेम करता है, तो वास्तव में उसके अंदर वो क्वालिटी हो तभी उसका क्लेम करना चाहिए। यूँ नहीं कि जो है झूठा क्लेम कर दे, तो छवि उसकी जो है बाद में ख़राब होती है। ये छवि की सत्यनिष्ठा होती है, ठीक है। अब एक लोक सेवक के लिए सत्यनिष्ठा का क्या जो है वो महत्व होता है, या सिविल सेवा के लिए जो क्या होता है, तो एक तो जो है ये नोलन समिति ने कहा था कि जो भी सरकारी कार्य के निष्पादन को जो प्रभावित करने वाली चीज़ें होती है, जैसे आप कोई भी ठेका देते हो या कोई भी जैसे ऐसे बाहरी दबाव से आप काम करते हो, तो उनमें आपको अलिप्तता रखनी है। जो भी काम आपको नियम के अकॉर्डिंग दे रखा है वही करना है, ठीक है। उसके अलावा ये ईमानदारी से भी आगे का, ईमानदारी तो केवल जो है मतलब क्या कहते हैं ना, ऑनेस्टी, मतलब कि जो आपको सौंपा गया उसके अकॉर्डिंग काम करते हो, लेकिन सत्यनिष्ठा ईमानदारी से भी ऊपर का गुण है। यानी कि आप में मतलब आपके जो मन में सोचते हो वही आपके कर्मों में आता है, आपके वचनों में आता है, तो ये उससे भी आगे का गुण हो गया, ठीक है। और ये जो गुण है ना, ये पूरे एक लोक कार्यालय को न्यास जो ट्रस्ट समझने का देता है। ट्रस्टी में क्या होता है कि जो भी व्यक्ति होते हैं ना, वो लाभ के उद्देश्य से काम नहीं करते हैं, वो जो भी उनका जो मतलब सेवा के बदले जो भी हिस्सा है वो लिया और बाकी पूरा समाज को वापस लौटाते हैं। ये ट्रस्ट का सिद्धांत जो गांधी जी ने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया था उसके अकॉर्डिंग होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग वो जो है काम करते हैं, और ये जो है सार्वजनिक लाभ के अनुसार जो है वो आचरण पे बल देते हैं, ठीक है। तो ये एक सत्यनिष्ठा के जो है मेन गुण थे। उसके बाद अगर हम आगे देखते हैं तो प्रशासन में जो है, भारतीय प्रशासन में सत्यनिष्ठा की अभी क्या स्थिति है। पहले तो जैसे प्रशासन में मतलब ये भ्रष्टाचार और लाल फीताशाही, भाई भतीजावाद, इनका जो थोड़ा प्रभाव ज़्यादा देखा जाता है। तो वर्तमान में सत्यनिष्ठा की कमी है। हालांकि जो है कई जो प्रशासक है वो सत्यनिष्ठ होते हैं, ठीक है, लेकिन कई ऐसी रिपोर्ट, जैसे अभी हाल ही में, अभी कल परसों ही मैंने जो इसमें करंट अफेयर डाला है तो उसमें बताया था कि IIM उदयपुर ने रिसर्च की कि जो भी
मतलब सत्यनिष्ठ होते हैं या ईमानदार जो लोक सेवक होते हैं ना, उनको पनिशमेंट पोस्ट के रूप में लगाया जाता है, यानी ऐसी जगह लगाया जाता है जहाँ पे उनकी जो इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं होती, कोई पूछ नहीं होती। लेकिन जो भ्रष्ट होते हैं, ऐसा उस रिपोर्ट में बताया गया है कि जो भ्रष्ट होते हैं या भ्रष्टाचार जो सरकार के हिसाब से चल सकते हैं, उनको जो है वो मलाईदार पोस्ट पर लगाया जाता है, जैसे कलेक्टर, एसपी आदि लगाया जाता है। उस रिपोर्ट के अंदर बताया गया था। तो मतलब एक प्रकार सत्यनिष्ठा में कमी ही हो रही है, मतलब सत्यनिष्ठ जो व्यक्ति होता है उसको प्रताड़ित किया जाता है। और जो मतलब जी हजूरी करने में एक्सपर्ट होते हैं या फिर जो भ्रष्टाचार करने में एक्सपर्ट होते हैं, उनको जो है वो अच्छा जो एक क्या कहते हैं ना, सम्मान मिलता है। तो इसकी वजह से जो है वो सत्यनिष्ठा में कमी आती है। तो भारत में कमी के कारण क्या क्या है? एक तो प्रेशर ग्रुप बहुत है अपने आप। प्रेशर ग्रुप कौन से होते हैं? जो मतलब गैर राजनीतिक होते हैं, मतलब खुद तो राजनीति में भाग नहीं लेते हैं लेकिन वो राजनीति को बहुत प्रभावित करते हैं। जैसे जातीय संगठन हो गए, कोई धार्मिक संगठन हो गए, कोई औद्योगिक संगठन हो गए। तो इनके पूरे अलग अलग, जैसे कर्मचारी संगठन, ये भी एक तरह से जो है दबाव समूह होता है। किसी जाति का संगठन हो गया, जैसे मतलब कोई भी जाति के नाम से संगठन हो गया, ठीक है, वो भी एक दबाव समूह का काम करता है। किसी धर्म का भी संगठन होता है, कोई जो सोसाइटी का संगठन होता है, कोई जो है वो आपके इंडस्ट्री के संगठन होते हैं, जैसे फिक्की वगैरह, ये सब चीज़ें जो होती है। और भी जैसे ये AI जो पहले C2 था, जो मतलब ये क्या कहते हैं इसका, मजदूरों का संगठन। तो ये सारे दबाव समूह होते हैं। तो ये दबाव समूह जो है केवल अपने हितों का ही ध्यान रखते हैं कि हमारे अकॉर्डिंग काम होना चाहिए, जो भी हमारे लिए सही है, भले ही वो गलत हो। जैसे कई बार हड़तालें होती है, कई बार आंदोलन होते हैं, तो वो केवल अपने हित पूर्ति के लिए ही करते हैं काम, ये नहीं कि जनता का भला हो। तो हित पूर्ति के लिए काम करेंगे तो फिर जो गलत कामों को भी जो है कई बार सरकार को मानना पड़ता है। तो फिर सत्यनिष्ठा में कमी आ जाती है। दबाव समूह जो है बहुत है, सत्यनिष्ठा में कमी आती है। इसके अलावा व्यापारिक घरानों से, जो औद्योगिक घरानों से गठजोड़ होती है। व्यापारिक घराने क्या करते हैं कि जो लाभ कमाने के उद्देश्य से बहुत ज़्यादा मैक्सिमम जो प्रॉफिट के उस सिद्धांत पे चलते हैं, तो वो ये चाहते हैं कि ये इनके प्रकार हमें फ़ायदा हो। तो वो ये चाहते हैं कि नियम टूटे तो टूटे लेकिन हमारा फ़ायदा होना चाहिए, ठीक है। तो वो मतलब अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, वो वाली अप्रोच रखते हैं। तो वो फिर सिविल सेवकों को इन्फ्लुएंस करने के लिए फिर जो ज़्यादा लाभ देते हैं, नेताओं को लाभ देते हैं, तो वहाँ पे फिर व्यक्ति जो सत्यनिष्ठ नहीं रह पाता है, ठीक है। इसके अलावा भी जैसे एक सरकारी कार्मिकों को जो है वो अनुच्छेद 311 के तहत जो संरक्षण भी मिला हुआ है कि हमें नौकरी से तो कोई निकाल ही नहीं सकता, तब भी वो जो है सत्यनिष्ठ नहीं रह पाते हैं, ठीक है। क्योंकि उनको लगता है, मतलब डर खत्म हो जाता है उनका एक कि नहीं तो कि अगर गलत काम करेंगे तो हमको कोई रोक लेगा, ऐसा कुछ है होता नहीं उनमें, ठीक है। और इसके अलावा जो है न्याय की प्रक्रिया भी बहुत धीमी है। जैसे ACB के अंदर कई ट्रैप कार्रवाइयाँ होती है, लेकिन वो सालों तक जो है कार्रवाई चलती रहती है, कन्विक्शन होता ही नहीं है, और कन्विक्शन दर बहुत ही कम है। और लास्ट में कई लोग छूट भी जाते हैं। तो इतने लेट अगर सज़ा मिलती है तो फिर जो सत्यनिष्ठ व्यक्ति होता है वो हतोत्साहित होता है, और जो भ्रष्टाचारी होता है वो मतलब ऐसा कार्य करने के लिए प्रेरित होता है। तो इसीलिए जो है सत्यनिष्ठा में कमी है। इसके अलावा जो है भौतिकवाद का बहुत प्रभाव। भौतिकवाद मतलब कि हर व्यक्ति को जो है बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, अच्छी स्कूलों में जो है बच्चों की एजुकेशन चाहिए, और सुख सुविधाएं सारी चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो है ईमानदारी से रह के तो इतनी ज़्यादा अर्जित नहीं की जाती, तो भ्रष्टाचार करते हैं, तभी सत्यनिष्ठा में कमी आती है। फिर आपका जो है औपनिवेशिक शासन तंत्र का जो डर रहा है, अपने पिछले लेक्चर में पढ़ा भी था कि हमने जो है वेबरियन मॉडल को ले रखा है, जो नियंत्रण का मतलब जो कंट्रोलिंग पुलिस राज्य की तरह काम करता है। और जबकि अब जो है वो अब जो ये जन कल्याणकारी सरकार का मॉडल है, वो मतलब जनता की सेवा के लिए बात करता है। लेकिन हमने जो औपनिवेशिक शासन को अपना रखा है, उसमें जो लोक सेवक जो होता है वो समाज से अपने आप को जो अलग मानता है, वो मतलब अलूपनेस रखता है उससे, और उनसे ज़्यादा बातचीत नहीं करता, अपने आप को जो जनता का मालिक समझ लेता है, तब भी सत्यनिष्ठा में कमी आती है, भ्रष्टाचार करने लग जाता है, ठीक है। नैतिकता की कमजोरी है, धन की प्रतिष्ठा बढ़ी हुई है। तो ये सब जो कारण है वो सत्यनिष्ठा में कमी के कारण है। अब इसको बढ़ाने के क्या क्या काम, तो इसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हो। एक तो जो कानून होते हैं उनका आप सरलीकरण कर सकते हो। सरलीकरण से मतलब कि कानून जितना सरल होगा ना, जितना एकदम स्पष्ट होगा, तो जनता को समझ में आएगा। जनता को समझ में आएगा तो फिर उनके मतलब फंसने के चांस कम हो जाएंगे। कोई भी लोक सेवक उनको जो है वो मतलब गलत जो गली का सहारा लेकर उनको फंसा नहीं सकता, ठीक है। इसके अलावा जो भी प्रशासक होते हैं उनका जो है समय समय पर जो है प्रशिक्षण ट्रेनिंग दिया जाए उनको, ठीक है। ट्रेनिंग देने से मतलब सत्यनिष्ठा की ट्रेनिंग दी जाए। और सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि जो भी ये प्रशासक ईमानदार होते हैं उनको जो है अच्छी पोस्टों पे लगाया जाए। उनका जो है वो जब भी ईयरली प्रोग्राम होता है तो उसमें उनका सम्मान किया जाए, ठीक है। तो उससे भी हो सकता है। फिर मीडिया की जो भूमिका में वृद्धि करना बहुत जरूरी है। मीडिया अगर जो है वो कोई भी भ्रष्टाचार वगैरह के मामले जनता के सामने लाएगी और लोगों को बताएगी कि देखो इस तरह से भ्रष्टाचार होता है, ये जो है कानून तंत्र में कमी है, सरकार में कमियां हैं, तो जनता के सामने बार बार आएगा, तो जनता जो है वो जागरूक होगी, तो फिर प्रशासकों को भी डर लगेगा, तो वो सत्यनिष्ठ बनेंगे, ठीक है। पारदर्शिता, जो मतलब जो भी काम किया है उसकी पूरी ट्रांसपेरेंसी हो, RTI के तहत सूचना मांगने में सूचना दे पूरी,
तब भी जो है सत्य, क्योंकि उसको लगेगा कि अगर मैं गलत काम करूंगा तो कल को सामने आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो वो सत्यनिष्ठा का पूरा अच्छे से पालन करेगा। फिर उसके बाद नैतिक मूल्य जो होते हैं उसका भी एक टेस्ट लिया जाए कि वास्तव में इंटरव्यू की तरह इंटरव्यू लिया जाए, उसमें पता लगा सके कि भाई वास्तव में ये सत्यनिष्ठ है या नहीं है, इसका जो है अपन पता लगा सकते हैं। उसके बाद अपन आगे देखें अगर, तो इसका दार्शनिक आधार यानी कि अपने दर्शन के अंदर जो है सत्यनिष्ठा के बारे में, सत्य के बारे में क्या क्या बोला गया है। जब भी आपको सत्यनिष्ठा का या किसी का भी जो है दार्शनिक आधार पूछा जाएगा, इसका दार्शनिक आधार क्या है, तो आप केवल जो है ऐसे मतलब इस दर्शन में ये कहा गया, इस तरह से नहीं, आप उसको जो है वो टुकड़ों में तोड़ के लिखोगे। भारतीय दर्शन में इसके बारे में ये कहा गया है और पाश्चात्य दर्शन में इसके बारे में ये कहा गया है, ठीक है। अब भारतीय दर्शन में आप जो है ना ऐसे आपको रटने की जरूरत ही नहीं है। भारतीय दर्शन में आपको अगर कभी भी लिखना है तो आप ऐसे सोचो कि जैसे वेद में क्या कहा गया है इसके बारे में, फिर उपनिषदों में क्या कहा गया है, ठीक है। उसके बाद जो भी हमारे जो गीता के अंदर क्या कहा गया है, ठीक है। और इसके अलावा जो भी अच्छे अच्छे दार्शनिक हुए, जैसे पुराने जैसे शंकराचार्य है, इन्होंने क्या कहा है। फिर जो नव्य वेदांती हम आगे पढ़ेंगे, जो जितने भी दार्शनिक है ना उनके बारे में, सबके बारे में पढ़ें, नव्य वेदांत क्या होता है, कौन कौन से दार्शनिक जो है नव्य वेदांती थे। तो नव्य वेदांती दार्शनिकों ने इनके बारे में क्या क्या कहा है। तो नव्य वेदांती दार्शनिक जैसे महात्मा गांधी हो गए, इसके अलावा जो ये क्या कहते हैं अपने जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो गए, रविन्द्रनाथ टैगोर हो गए, ये सब नव्य वेदांती दर्शन है, उन्होंने इनके बारे में क्या कहा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें करके आप आराम से उत्तर लिख सकते हो। ऐसे ही फिर पाश्चात्य दर्शन सेकंड में लिखना आप लोग। पाश्चात्य दर्शन में जो भी पाश्चात्य में मेन दर्शन हुए, जैसे पहले तो जो ग्रीक दार्शनिक है जितने भी, सुकरात, अरस्तु और प्लेटो, उन्होंने क्या कहा है। उसके अलावा जो भी जो मेन दार्शनिक है वहाँ पे, जैसे कांट ने उसके बारे में क्या कहा है, ब्रेडले ने क्या कहा है, हीगल ने क्या कहा है, ये सब चीज़ें आप करके आराम से जो है उत्तर बना सकते हो, ठीक है। तो अपन अगर एक एक देखें तो भारतीय दर्शन में जो है सत्यनिष्ठा के बारे में क्या क्या कहा गया है। तो भारतीय दर्शन में एक तो जो वेदों के अंदर वगैरह कहा गया है कि अगर आपको मोक्ष प्राप्त करना है तो सत्य के मार्ग पे आपको चलना होगा। सत्यम ब्रूयात पुर्यम ब्रूयात एक सूक्ति भी चलती है। इसके अलावा मुंडको उपनिषद में एक जो है वो सत्यमेव जयते, ठीक है, वो भी इसमें कहा गया है, ठीक है। इसके अलावा जो है गीता में जो है निष्काम भाव से कर्तव्य पालन की बात, निष्काम भाव से यानी आपको कोई ना तो किसी का लोभ है ना किसी का डर है आपको, ठीक है। निष्काम भाव से आप बिल्कुल उसके परिणाम की भी आपको चिंता नहीं है, आपका काम है बस जो भी उस नियम के अंदर लिखा गया है, जो भी उसकी जो है वो कोड ऑफ कंडक्ट है उसका पालन करना, उसका परिणाम जो भी है ये सोचना आपका काम नहीं है। इस हिसाब से काम करते हो तो आप ऑटोमेटिक जो है सत्य पे ही बल दोगे, ठीक है। तो सत्यनिष्ठा के लिए एक तो मोक्ष प्राप्ति के लिए सत्य के मार्ग पे चलना चाहिए। गीता जो है निष्काम भाव से कर्तव्य पालन करते हैं, वो कहीं ना कहीं जो है सत्यनिष्ठा की बात करता है। समत्व योग मतलब जो है ये गीता के अंदर एक श्लोक है कि बुद्धि युक्त जाते समत्व योग उच्चते, इस तरह से है। मतलब बुद्धि युक्त जाइते संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्यो सद्यो समो भूत्वा समत्व योग उच्चते, ठीक है। ये मतलब कि बुद्धि युक्त होके और अपने मतलब बुद्धि को मतलब वश में करके और सिद्धि और सिद्धि में एक समान रह के अगर आप अपना कर्म करते हो तो ये समत्व योग की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार का योग जो है वो सत्य की ही बात करता है, ठीक है। लोक संग्रह की अवधारणा यानी कि ट्रस्टीशिप की ही अवधारणा है, यानी आपका जो भी कर्म होता है ना वो जगत के कल्याण के लिए होना चाहिए, समाज के कल्याण के लिए होना चाहिए। अगर आप ऐसा काम करोगे तो आप ऑटोमेटिक सत्य पे ही चलोगे, ठीक है। तो ये भी सत्यनिष्ठा का दार्शनिक आधार है। महात्मा गांधी ने तो सत्य को ईश्वर के बराबर बताया है कि सत्य ही ईश्वर है और ईश्वर ही सत्य है। मतलब सत्य जो है वो ईश्वर का परिष्कृत रूप है, मतलब कि अगर आप सत्य को पालन करते हो तो वास्तव में जो है आप ईश्वर की भक्ति ही कर रहे हो, ठीक है। तो इस प्रकार सत्य पे उन्होंने बल दिया है। मुंडको उपनिषद में सत्यमेव जयते पे बात करी गई है, ठीक है। इसके अलावा जो पुराने जो ये ग्रंथ चलते थे, जैसे आजकल तो हमारा संविधान है कि संविधान में अपने जो है शासन कैसे चलेगा इसके बारे में पूरा बताया गया है। पुराने ज़माने में जब राजतंत्र था तब भी शासन को चलाने के लिए बहुत सारे जो ग्रंथ लिखे गए थे, उनमें जो बताया गया जैसे मनुस्मृति है, तो एक राजा को कैसे शासन करना चाहिए, एक समाज कैसा होना चाहिए उसके बारे में बताया गया है। महाभारत के अंदर जो शांति पर्व, जो महाभारत के 18 पर्व है, मतलब उसके 18 भाग है, मतलब तो उसके अंदर जो है शांति पर्व है ना, जो जिसमें भीष्म पितामह मतलब इनको क्या कहते हैं, इनको धर्मराज युधिष्ठिर को जो है शिक्षा देते हैं। तो उस समय वो पूरा एक राज धर्म का पाठ पढ़ाते हैं कि राजा को किस तरह से जो है जनता का कल्याण करना चाहिए, कैसे उसको जनता को जो उसको राजा को जनता के बीच जाना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है वो राज धर्म के अंदर बताते हैं। आज भी जो है अपन राजनीति के अंदर देखते हैं कि मैं राज धर्म का पालन कर रहा हूँ, राज धर्म का पालन किया जाए। राज धर्म का मतलब होता है कि एक तो राजा को जो है, राजा का कोई धर्म नहीं होता है, पहली बात तो ये, मतलब उसको एक सेक्युलर राजा होता है वो, कि हर धर्म का हर जाति को समान रूप से देखता है, तो ये सत्य के नज़दीक ही जाता है वो, ठीक है। जनता के कल्याण में खुद का कल्याण देखता है वो, ठीक है। तो ये जो राज धर्म का पालन है ना वो भी सत्य के नज़दीक ही बताया जाता है। जो शांति पर्व में दे रखा है, मनुस्मृति में दे रखा है,
कौटिल्य ने भी जो है राजधर्म के बारे में बताया कि समय समय पर राजा को जनता के बीच जाना चाहिए, राजा को जो है मतलब सत्य का पालन करना चाहिए। अशोक ने जो है खुद ने भी जो ये इनके शिलालेख लिखाए थे, तो उसमें जो है सभी मनुष्य मेरी संतान है और प्रजा मुझसे कभी भी आके मिल सकती है, और वो खुद जो है वो यात्राएं करता था। तो ये सब चीज़ें जो है वो राजधर्म को ही दर्शाती है और सत्य के नज़दीक सत्यनिष्ठा पे ही बल देती है। मतलब खुद को जो है जनता के कल्याण में जो झोंक देता है वो सत्यनिष्ठा के करीबी हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो आइन ए अकबरी यानी कि जो अकबर का संविधान है जो अपने अबुल फजल ने लिखा था, तो उसमें भी यही बताया कि बादशाह जो है वो नूर इलाही होता, नूर इलाही यानी खुदा की रोशनी होता है, यानी कि उसमें भगवान जितना जो है वो आपके वो पवित्र होता है, और भगवान जो है वो सत्य की प्रतिमूर्ति होते हैं, सत्य का पूरा परिष्कृत रूप होते हैं। तो राजा को भी जो है सत्य पे बल देना चाहिए, तो ऐसे एक प्रशासक को भी सत्य पे बल देना चाहिए। ये सत्यनिष्ठा के बारे में बताया गया है, ठीक है। उसके बाद अपन देखें अगर आगे, तो पाश्चात्य दर्शन में जो उस पे बारे में क्या कहा है, तो पाश्चात्य दर्शन पश्चिमी जो दार्शनिक हुए हैं उन्होंने क्या क्या कहा है, तो कांट ने जो है उसमें कहा है निरपेक्ष आदेश। निरपेक्ष आदेश का मतलब कि आपको कोई भी काम ऐसे करना है कि भगवान का आदेश प्राप्त हुआ है कि ये मेरे को करना है, उसके परिणाम की आपको चिंता नहीं करनी है, यानी कि इसमें कोई कंडीशन अप्लाई नहीं है कि नहीं मैं मुझे ये मिलेगा तो करूँगा या वो मिलेगा तो करूँगा, नहीं, ये ऐसा करना आपका कर्तव्य है, मतलब कर्तव्य के लिए कर्तव्य है। कोई भी काम आपको सच क्यों बोलना है, क्योंकि सच बोलना आपका कर्तव्य है। आपको जो है वो लोगों का भला क्यों करना है, क्योंकि लोगों की भलाई करना आपका कर्तव्य है, इसीलिए आपको ये काम करना है, ठीक है। तो कर्तव्य के लिए अगर कर्तव्य करोगे तो आप सत्य के अपना नजदीक चले जाओगे। तो ये कांट ने जो है वो कर्तव्य के लिए कर्तव्य या निरपेक्ष आदेश के बारे में बताया। ये अपन आगे कांट पढ़ेंगे तो अच्छे से उसको देखेंगे। इसके बाद में जो मेटा एथिक्स का मतलब, मेटा का मतलब होता है उससे जो बियॉन्ड जाते हैं, किसी भी चीज़ का बियॉन्ड जाते हैं उसको मेटा बोलते हैं, ठीक है। तो जो अधिनीति शास्त्र है उसमें भी सत्य के बारे में बताया है कि सत्यनिष्ठ व्यक्ति जो होता है ना वो निष्पक्ष हो सकता है, वो किसी भी एक पक्ष का जो है वो पक्ष नहीं लेगा। इसके अलावा वो सहिष्णु हो सकता है, यानी वो टॉलरेंट का गुण उसमें अंदर होता है, संवेदनशील भी हो सकता है वो, ठीक है, और वो स्वयं में ही सत्यनिष्ठ हो सकता है, ठीक है। ब्रैडले जो है ये आत्मपूर्णतावादी दार्शनिक है। अपन आगे देखेंगे सारे ये कौन कौन से दार्शनिक क्या क्या इन्होंने कहा हुआ है। तो इन्होंने कहा है कि आपका जो भी ड्यूटी दे रखी है ना, आपने खुद ने जो है अपने गुणों के हिसाब से उसका चयन किया है, तो उसकी जो भी जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो आपको पालन करना है, यानी कि मेरा स्थान और उसके कर्तव्य, माई स्टेशन एंड इट ड्यूटी, ये भी जो है सत्यनिष्ठा के नज़दीकी लेके जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो है परम सुख, जो सुखवादी दार्शनिक है ना, उन्होंने जो है अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख के लिए बात की है। तो ये कहा है कि सामाजिक व्यवस्था को अगर आपको सुचारू रूप से चलाना है, परम सुख की प्राप्ति करनी है, तो सत्यनिष्ठा का पालन बहुत ही जरूरी है, ठीक है। इसके अलावा जो ग्रीक दार्शनिक हुए हैं सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, इन्होंने भी जो है चारित्रिक उत्कृष्टता के लिए सत्यनिष्ठा पे बल देने का बात की है, ठीक है। इसके अलावा जो हीगल हुए जो आत्मपूर्णतावादी दार्शनिक हैं, और ये कार्ल मार्क्स के गुरु भी थे। तो इन्होंने जो है वो राज्य को, इनका हीगल का दर्शन बहुत अच्छा दर्शन है और अपन नीति शास्त्र में इनका काफ़ी उपयोग ले सकते हैं। तो उन्होंने ये कहा था कि जैसे व्यक्ति होता है ना, वो मतलब ऐसे पूरी उसकी विकास की अवस्था बताई थी कि जैसे एक तो जड़ वस्तु होती है, उसके अंदर जो है इतना चेतना नहीं होती है, लेकिन जैसे जैसे उसमें जो है वो स्वार्थ का त्याग होता रहता है, स्वार्थ का त्याग होता रहता है, तो एकदम निस्वार्थ भाव जब आता है तब वो चैतन्य की प्राप्ति कर लेता है, ठीक है। तो चैतन्य की प्राप्ति की 3 स्टेज होती है। एक तो होता है उसका व्यक्तिगत स्तर पे, यानी कि वो केवल खुद का स्वार्थ देखता है, जो भी काम भले ही वो करेगा, जैसे कि किसी को दान देके वो फोटो खिंचवा के जो है फेसबुक पे डालेगा, तो अभी तो वो स्वार्थी है, केवल खुद का नाम करना चाहता है वो, इसीलिए वो काम कल्याण के काम कर रहा है, ठीक है। उसके बाद वो सेकेंडरी स्टेज पे जाता है, तो उसमें क्या होता है कि वो और ज़्यादा कल्याण के काम, अब वो जो खुद का नाम नहीं डालता, वो अपने परिवार का, दादा दादी का, इनका नाम लगवाता है, उनके लिए कोई भी काम करता है, उनका भी ध्यान रखता है सारा, तो वो उसका जो है पारिवारिक स्वार्थ हो गया, ठीक है। लेकिन अभी भी वो चैतन्य को प्राप्त नहीं हुआ, अभी भी उसमें स्वार्थ का भाव है। फिर एक स्टेज और आगे जाता है, तब जो है वो सारे स्वार्थ को भूल जाता है, वो जगत के कल्याण में ही स्वयं का कल्याण देखता है, हर किसी का भला करता है, जितने भी प्राणी है, जितने भी जीव है, तब वो चैतन्य को प्राप्त करता है और उसमें स्वार्थ की भावना का पूरी तरह से त्याग हो सकता है, ठीक है। मतलब वो सबके कल्याण की बात जो करता है वो तीसरी स्टेज होती है, ठीक है, और उसको नैतिक स्थिति बोला हुआ है, ठीक है। तो व्यक्ति की इस जो नैतिक स्थिति है ना, इसको उन्होंने बताया कि ये स्थिति जो है राज्य के अंदर होती है, जो स्टेट होता है ना उसके अंदर स्थिति होती है, क्योंकि राज्य जो होता है ना भाई, जैसे प्रधानमंत्री को क्या पड़ी है आपके घर पे पूरा ध्यान रखने की, आपके घर पे जो है वो मतलब आप सुख चैन से सो सको, प्रधानमंत्री या कोई भी जो राज्य के जो भी पदाधिकारी होते हैं, जैसे कि मुख्यमंत्री हो गए और भी जो मंत्री होते हैं, अगर सही तरीके से अगर राज्य को देखा जाए तो उनको क्या पड़ी है कि आपकी चिंता करें, उनको तो खुद का देखना चाहिए। लेकिन वो राज्य के प्रतिनिधि है, मतलब वो ये चाहते हैं कि राज्य, यानी कि जैसे स्टेट, अपना इंडिया स्टेट है, ठीक है,
तो इसके अंदर सुख चैन अमन जो है स्थापित हो, सब लोग जो है शांति से रह सके, तो इसके लिए वो आपकी टेंशन करते हैं, आपके लिए पूरा जो है ध्यान रखते हैं, रोड़े बनवाते हैं, जो भी काम करते हैं, ठीक है। तो राज्य इतना काम करता है, मतलब प्रधानमंत्री एज अपने प्रधानमंत्री की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब एक स्टेट की बात कर रहा हूँ कि मतलब एक जो स्टेट वो इतना ध्यान रखता है पूरे समाज का। तो राज्य जो इस तरह से पूरे समाज का ध्यान रखता है, तो उसमें जो है चैतन्य की अवस्था है, यानी कि वो पूरी तरह से नैतिक संस्था है, यानी कि सब लोगों का ध्यान रखती है वो, ठीक है, सबका कल्याण करता है। इसलिए उन्होंने जो है राज्य को एक नैतिक संस्था माना है। इसीलिए एक राज्य के प्रतिनिधि कौन होते हैं? सिविल सेवक होते हैं। तो सिविल सेवक उसके प्रतिनिधि है, मतलब उसका जो एक उसके प्रतिनिधि है। अब वो उनको ये काम दिया गया है कि इस जो स्टेट को पूरे को ढंग से चलाना है, और ढंग से चलाने के लिए यही है कि आपको जो है नैतिकता के स्तर ऊंचे रखने होंगे, सब लोगों का ध्यान रखना होगा, तब आपको नैतिक तो बनना ही पड़ेगा, ठीक है। और नैतिक बनने की जो प्राथमिक शर्त है वो सत्यनिष्ठा। तो इसलिए वो बताते हैं कि जो सिविल सेवक जो होते हैं ना, वो राज्य के जो है मतलब एक प्रतिनिधि होते हैं, इसलिए जो है उनमें भी नैतिकता का स्तर उच्च होना चाहिए, उच्च होता है, ठीक है। उनमें जो है परार्थ की भावना होती है। तो परार्थ की भावना से काम करने के लिए यही है कि उनको सत्यनिष्ठा का पालन करना होगा। तो ये सत्यनिष्ठा के लिए हीगल ने जो है बताया कि राज्य के प्रतिनिधि होने के कारण सिविल सेवकों को भी जो है वो स्वार्थ का त्याग करना चाहिए, परार्थ की भावना से काम करना चाहिए। इसके लिए सत्यनिष्ठ होना उनका जरूरी है, ठीक है। तो पाश्चात्य दार्शनिकों में अगर आपको लिखने को लिए बोले तो एक तो जो है आप कांट का लिख लोगे, आप ब्रैडले का लिख लोगे, हीगल का लिख लोगे कि राज्य एक नैतिक संस्था होती है और सिविल सेवक जो है उसके प्रतिनिधि होते हैं। इसलिए सिविल सेवकों में भी जो है नैतिक मानदंड ऊंचे होने चाहिए, इसलिए उन्हें सत्यनिष्ठा का पालन करना चाहिए, ठीक है। मेटा एथिक्स में बताया गया है कि सत्यनिष्ठ व्यक्ति जो है निष्पक्ष और सहिष्णु इस प्रकार का हो सकता है, ठीक है। सुकरात, प्लेटो, अरस्तु ने जो है जो अपने प्लेटो ने दार्शनिक राजा का सिद्धांत दिया है। सुकरात, प्लेटो, अरस्तु ने भी राजा को जो अच्छे बनने की, राजा यानी प्रशासक, आज के समय में प्रशासक एक तरह से प्रशासक में मतलब जो शासक प्रशासक दोनों ही राजा होते हैं, ठीक है। तो एक राजा का कर्तव्य होता है कि जनता की भलाई के लिए काम करे, तो उसके लिए उनका सत्यनिष्ठ होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। तो ये जो है उनके बारे में बताया गया। भारतीय दर्शन में पूछे गए तो मतलब सत्यनिष्ठ मोक्ष प्राप्ति के लिए आपको सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। जो है आपके गीता के अंदर जो है आपके समत्व योग की बात की है, निष्काम कर्म की बात की है, लोक संग्रह की बात की है। इसके अलावा जो महात्मा गांधी जी ने सत्य ही ईश्वर है ये बताया है, ठीक है। मुंडको उपनिषद में सत्यमेव जयते की बात की गई है। तो ये सारे जो है वो सत्यनिष्ठा की बात करते हैं। एक आदर्श राज्य के लिए जो है मनुस्मृति, कौटिल्य का जो है वो अर्थशास्त्र, और आपका जो महाभारत का जो है आपके शांति पर्व, इनमें जो है वो राजधर्म के बारे में बताया गया, तो वो भी कहीं के सत्यनिष्ठा के और ही लेके जाता है, ठीक है। तो ये सारे जो इसका दार्शनिक आधार था इसका, ठीक है। तो ये अपन ने पूरा टॉपिक पढ़ लिया। उससे पहले जो आपने नैतिक मूल्य भी पढ़े थे और उसके बाद अपने सत्यनिष्ठा पढ़ ली। अब जो है इस पे कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं उनको देख लेते हैं और उनका कैसे उत्तर बनाया जाता है वो अपन देखते हैं, ठीक है। तो एक तो जैसे 2013 में 2021 में सवाल आया था कि सिविल सेवा के बुनियादी मूल्य कौन कौन से, 2 नंबर का भी पूछा जा सकता है, 5 नंबर का भी पूछा जा सकता है। तो अगर 2 नंबर में पूछे तो आपको डायरेक्ट नाम लिखने हैं। सबसे पहले नाम लिख लो सत्यनिष्ठा, फिर वस्तुनिष्ठा, निष्पक्षता, समानुभूति, सहानुभूति, और आपके जो है वो समर्पण, ठीक है, गैर पक्षधारिता, परसिवरेंस जो इसको बोलते हैं क्या कहते हैं अध्यवसाय का गुण, ये सारे जो है आपके सत्यनिष्ठा जो सिविल सेवा के बुनियादी मूल्य होते हैं। अगर आपको ऐसे 5 नंबर में पूछा जाए तो इनके नाम लिख के वस्तुनिष्ठा की परिभाषा दे दो कि क्या कहते हैं आपके क्या कहते हैं आपके भावनात्मक या वैचारिक पूर्वाग्रह से दूर रहते हुए तथ्य और तर्क के आधार पर जो निर्णय करने का गुण होता है वस्तुनिष्ठा होता है। ऐसे ही समानुभूति यानी कि वह जो है नैतिक गुण जिसमें जो है व्यक्ति दूसरे के मनोस्थिति संवेगों को जो है उसी के स्तर पर जाके समझ लेता है, उसको जो है समानुभूति या परानुभूति बोलते हैं। सत्यनिष्ठा यानी कि व्यक्ति के जो है वो उच्च नैतिक मूल्य जिसमें मन वचन कर्म में एक रूपता रखते हुए विश्वासों और मानकों में एक रूपता स्थापित करता है, वो सत्यनिष्ठा का गुण हो गया। ऐसे ही जो है परसिवरेंस का गुण यानी कि किसी लंबे लक्ष्य की प्राप्ति या बड़े दीर्घ लक्ष्य की प्राप्ति के लिए धैर्य बनाए रखना और रास्ते में आने वाली जो भी क्या कहते हैं जो संकट होते हैं उनका आशावादी बने रहते हुए मुकाबला करना, ये जो है वो ये परसिवरेंस का गुण होता है। इसमें आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अगर आपको सिविल सेवा के लिए जो है क्या कहते हैं मूल्य निर्धारित करने के लिए नैतिक संहिता बनाने के लिए बताया जाए तो आप उनमें से किन किन गुणों का समावेश करना चाहेंगे, तो इनका एक समावेश करना है कि व्यक्ति सिविल सेवक को सत्यनिष्ठ होना चाहिए, उसको वस्तुनिष्ठ भाव से सेवा करनी चाहिए, वर्तमान में जन कल्याणकारी राज्य है इसके लिए उसको जो है परानुभूति का भी ध्यान रखना जरूरी है, ठीक है। सिविल सेवा में जो है वो बहुत सारे संकट आते हैं क्योंकि वर्तमान में जो है जनता की जो आकांक्षा है अपेक्षा है जो है वो प्रशासन से काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। इसलिए एक सिविल सेवक का जो है कर्तव्य होता है
कि वो जो आने वाली समस्या है उनका दृढ़ता से, धैर्य से मुकाबला करे और अपना बेस्ट जो है बाहर निकाल के लाए। ये जो है उसमें गुण होना चाहिए। परसिवरेंस का जो गुण होता है वो उसके अंदर होना चाहिए। उसके अंदर सुचिता का गुण होना चाहिए, प्रोबिटी का गुण होना चाहिए, ठीक है। ये सारे आप उसमें लिख सकते हो, ठीक है। सत्यनिष्ठा के सिविल सेवक को क्या लाभ होंगे? तो खुद को ही लाभ होंगे, दूसरों को भी लाभ होंगे, राज्य को भी लाभ होंगे। एक तो जो है उसको उसकी जो विश्वसनीयता बढ़ेगी, उसका जो है वो कार्य करने की दक्षता बढ़ जाएगी और इसके अलावा जो है जनता में भी उसका जो विश्वास बढ़ेगा, ठीक है। और इसके अलावा जो भी विश्वास और मानकों में जो है समरूपता स्थापित होने से काम भी अच्छा होगा। इस प्रकार से आप लिख सकते हो, ठीक है। राज्य को लाभ ये होगा कि भाई जैसे जो वास्तविक लाभार्थी है उनको लाभ मिलेगा। संचित निधि में जो जो अनावश्यक खर्च नहीं होगा, ठीक है। जो भी पैसा है जनता का पैसा है तो वो अनावश्यक खर्च नहीं होगा, ठीक है। भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, ये जो क्या कहते हैं लाल फीताशाही, इन पे लगाम लग सकेगी, ठीक है। तो ये सारे जो है समाज को, प्रशासन को, सबको लाभ हो सकते हैं, ठीक है। ऐसे आप उत्तर आराम से लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो है वो दार्शनिक आधार पर सत्यनिष्ठा का मूल्यांकन कीजिए, यानी कि दर्शन के आधार पर सत्यनिष्ठा क्या है। तो सत्यनिष्ठा एक प्रशासन के लिए आप इस तरह से लिखिए, एक सर्वोच्च मूल्य होता है। न केवल भारतीय दर्शन अपितु पाश्चात्य दर्शन में भी सत्यनिष्ठा पे जो है वो दृढ़ता से बल दिया गया है। भारतीय दर्शन में सत्य जो मोक्ष प्राप्ति, यानी कि जो पुरुषार्थ का जो अंतिम लक्ष्य बताया गया, जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, उसके लिए सत्यनिष्ठा को अनिवार्य बताया गया है। और गांधी जी ने तो इसकी तुलना जो है वो ईश्वर तक से की है, यानी कि सत्य जो है ईश्वर का परिष्कृत रूप होता है। इसी प्रकार मनुस्मृति, कौटिल्य के अर्थशास्त्र, महाभारत का जो है आपके शांति पर, उसमें राजधर्म के बारे में बताया गया है, वो कहीं ना कहीं सत्यनिष्ठा के ही नज़दीक है। तथा पाश्चात्य दर्शन में जो है सत्यनिष्ठा पे कांट ने जो है वो कर्तव्य के लिए कर्तव्य की बात की है। मेटा एथिक्स जो है सत्यनिष्ठ व्यक्ति को विश्वसनीय, सहिष्णु रहने की होने की बात करती है। इसी प्रकार हीगल ने जो है राज्य जो कि एक नैतिक संस्था होती है उसका प्रतिनिधि होने के नाते सिविल सेवक को नैतिक बनने की सलाह दी है। और ये नैतिकता जो है कहीं ना कहीं सत्यनिष्ठा के ही बराबर होती है। ब्रेडले जो है इसको माई स्टेशन इन ड्यूटी से जो है संदर्भित करते हैं, वह भी कहीं ना कहीं सत्यनिष्ठा के ही जो नज़दीक होता है। इस प्रकार से आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आपका सत्यनिष्ठा का मूल्यांकन हो गया। मूल्यांकन करने का मतलब ये है कि सत्यनिष्ठा बहुत अच्छा मूल्य होता है। अगर इसका पालन किया जाए तो न केवल एक प्रशासक को बल्कि राज्य को भी लाभ होगा, समाज को भी लाभ होगा और समग्र जो है वो आपका समग्रता में सबको लाभ हो सकता है, ठीक है। ये इसका मूल्यांकन हो गया। एक सवाल अपने 18 में पूछा गया था कि राजनीतिक जो तटस्थता होती है, यानी कि जो इम्पार्शियलिटी होती है, या जो आपका ये सुशासन सुनिश्चित करती है, ठीक है। तो इसकी व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो तटस्थता का मतलब होता है कि किसी भी दल के जो है के प्रति ना तो पूर्वाग्रह, बिना किसी पूर्वाग्रह के जो है आपको संवैधानिक मूल्यों पे जो है आपके प्रतिबद्ध रहते हुए इससे सेवा करने का गुण होता है, तटस्थता होता है। सुशासन सुनिश्चित कैसे करती है? तो सुशासन के आवश्यक तत्व क्या होते हैं? पारदर्शिता होती है, जवाबदेही होती है, मानवाधिकारों की रक्षा होती है, ठीक है। और जो है वो जन कल्याण होती है। तो ये सुशासन के जो है अवयव है। तो ये सब चीज़ें अपने आप ही हो जाएगी। कैसे कि आप जैसे किसी दल के प्रति जो है आपके उनके प्रति जो निष्ठा की भावना नहीं रख के काम करोगे तो जाहिर सी बात है कि आप केवल जो वोट बैंक को जो है प्रभावित करने वाली नीतियों पे बल नहीं दोगे, बल्कि समग्र जनता के कल्याण की बात करोगे, ठीक है। इसके अलावा जो पारदर्शिता, यानी कि आपके लिए गए निर्णयों की पूरी जानकारी दोगे आप, ठीक है। इस प्रकार से आप गुण के संस्कार करके इसको लिख सकते हो, ठीक है। फिर ये जो वॉरेन बफेट वाला मैंने बता ही दिया कि नौकरी देने के लिए आप किसी व्यक्ति में 3 गुण देखते हैं, सत्यनिष्ठा, बुद्धिमत्ता और ऊर्जा। अगर उसमें से पहला गुण नहीं है तो ये 2 गुण आपको बर्बाद कर सकते हैं। यानी कोई ऐसा खुरापाती व्यक्ति आपको मिल गया जो सच नहीं बोलता है, झूठ बोलता है और आपकी सूचनाएं इधर उधर कर देता है, सारे गड़बड़ करता है, उसमें ऊर्जा भी बहुत है, बहुत उसमें पोटेंशियल है, ठीक है। वो चाहे कुछ भी कर सकता है, ठीक है। बुद्धिमत्ता, बुद्धि भी बहुत है, तो फिर आपकी कंपनी को बर्बाद कर सकता है वो। और एक सत्यनिष्ठ व्यक्ति होगा, उसमें बुद्धिमत्ता ऊर्जा अगर होगी तो अच्छी होगी, लेकिन अगर उसमें ये बुद्धिमत्ता ऊर्जा भले कम हो लेकिन वो सत्यनिष्ठ होगा तो भी अच्छे से काम कर सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने जो है पूरा इसको देखा है और किस प्रकार से इसमें प्रश्न बनाए जा सकते हैं वो देखा है। अगले जो हमारा लेक्चर होगा उसके अंदर हम देखेंगे, अगला जो अभिवृत्ति है उसको देखेंगे, नैतिक अभिवृत्ति किस प्रकार से डिसाइड होती है और ये सारा देखेंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको सत्यनिष्ठा के बारे में बताने की कोशिश की है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और पसंद आता है तो इसको लाइक करना, शेयर भी कर लेना।
हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको रोज़ाना करंट अफेयर की पीडीएफ भी अवेलेबल कराई जाती है, वो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। उससे आप अपने मेंस के आंसर्स को काफ़ी अच्छा कर सकते हो, आपका जो समग्र नॉलेज वो भी बढ़ सकता है। तो हमारे दोनों चैनल जो टेलीग्राम चैनल है और यूट्यूब चैनल है, इन दोनों को आप शेयर करो और सब्सक्राइब करो, जिससे हमारा उत्साहवर्धन हो सके और ऐसी सामग्री आपको और आगे मिल सके। धन्यवाद।